जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है ये है पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो भी आपके एकेडमिक टेस्ट होते हैं उनके हवाले से, और ये है मैथ के टेस्ट के ऊपर। और आज की जो वीडियो है ये है 9th का जो मैथ है उसकी फुल बुक एक टेस्ट मैंने बनाया हुआ है और उसकी पूरी वीडियो है, आपको इसकी अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो आपको टेस्ट और फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे पास स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स तैयारी कर रही होती हैं, तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं उनके अंदर हमने इनको प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें फ्राहम कर रहे होते हैं। बहरहाल ये मैं आज आपके लिए यूट्यूब के ऊपर भी इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस थे मैथ के ऊपर। तो ये मुकम्मल 9th की जो बुक है उसका फुल बुक एक टेस्ट है, और इसके बाद फिर मैं फिज़िक्स का भी सेंड करूँगा, फिर 10th की फिज़िक्स का भी और 10th की मैथ का भी। वीडियो को आपने गौर से देखना है और कोशिश किया करें कि जो चीज़ें आपको करवाई जाएँ, जब तक मैथ आपकी उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे। ये कोई ड्रामा या कोई फ़िल्म या कोई मूवी या कोई वीडियो क्लिप नहीं है कि जिसको आप देख लें और आप ये समझें कि ये बड़ी आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिकली इसको खुद नहीं करेंगे तब तक मैथ की समझ नहीं आनी। एनीवे ये फुल बुक एक टेस्ट है और इससे आपको अपनी तैयारी की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। और पेपर में मैथ के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, थोड़े से रूटीन से हट के आते हैं। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत थोड़े टाइम के अंदर आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। चलिए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें देखें जी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो लॉजिकली हैं, अंडरस्टैंडिंग की हैं, समझने की हैं, और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, जो मैंने चीज़ें आपको बतानी है काइंडली इनके नोट्स बनाइएगा, और बल्कि मैं ये नोट्स मैं चेक भी करूँगा, आपने ये ग्रुप के अंदर सेंड भी करने हैं, ठीक है? इसमें जो सबसे पहली बात हुई है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपने शायद ये पहले नहीं किया होगा, और मैंने कोशिश यही की है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही लिए जाएँ जो आपने पहले नहीं किए। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इससे ये होता है कि फिर आप लोगों की तैयारी जो है ना वो आपको एक तो पता चल जाता है कि हम कितने पानी में, यानी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके बाद आप में से वो जो एमसीक्यू जो पहले नहीं किए होते, अगर हम उनको बंदा दोबारा कर ले तो वो बंदे को फिर आसानी हो जाती है। बट एनीवे जी, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था, दी पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ़ दे आर सिचुएटेड ऑन। अब देखें, पॉइंट्स की तो बात आपको समझ आ गई। अब ये कोलिनियर क्या सॉरी, कोलिनियर क्या होते हैं, और ये सिचुएशन सिचुएटेड कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ पर वाक़ होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर वाक़ होते हैं। तो देखें, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमारे पास कोई भी लाइन हो ना, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स इस तरह से हमने ड्रा कर लिए, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल बी है। तो जो भी कोई लाइन होगी ज्योमेट्रिकली, क्योंकि ये ज्योमेट्री के हवाले से ये सारे क्वेश्चन हैं, और ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो कोई भी हमारी जो लाइन होगी उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये लाइन को आप अगर गौर से देखें तो ये लाइन जो है इसके ऊपर आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये वाला पी पॉइंट है और ये जो क्यू पॉइंट है। तो ये जो पी पॉइंट है या क्यू पॉइंट है या जो आर पॉइंट है, ये सारे के सारे एक ही लाइन पे हैं। इसको हम कहते हैं कोलिनियर, ठीक है? यानी जितने भी पॉइंट्स अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हों, उसको हम कहते हैं कोलिनियर, ठीक है? तो ये समझ आ गई आपको कोलिनियर क्या होते हैं? तो ये पहली चीज़ तो आपको यहाँ से जो है ना वो एग्ज़ाम्पल से समझ आ गई। तो चलते हैं जी हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये जो सारी एक्सप्लेनेशन थी, इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमारे वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पर मौजूद हों, ठीक है? समझ आ गई? यानी वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर मौजूद हों उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ये समझ आ गई आपको? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका था, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हवाले से ही था, और ये क्वेश्चन था आपका एक ट्रायंगल के हवाले से। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, मैंने जैसे आपको कहा था कि आपने जब भी इसको सॉल्व करना है, मैथ को ख़ास तौर पर इसके नोट्स बनाने हैं, इसको आपने लिख के सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाएँगे तो वो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि इफ़ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आर टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैं उसकी शेप भी दिखा दूँगा आपको। अब आपने क्या करना है, आपने उसमें हाइपोटेनस आपने कैलकुलेट करना है, जिसको उर्दू में वतर कहते हैं, ठीक है? तो उसमें हाइपोटेनस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या तरीका होगा, क्या उसका फ़ार्मूला होगा? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, जिसको मसला फिसागोरस हम कहते हैं। यानी जिसको उर्दू में कहते हैं वतर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू कायदे का स्क्वायर प्लस जो अमूद है ये इसका स्क्वायर, ठीक है? अब इसके अंदर अगर हम इस वैल्यूज़ को ऐड करें तो मैं इसकी आपको एक जो है ना वो पिक्चर भी दिखाऊँगा आपको, उससे फिर आपको इससे अच्छे तरीके से अंदाज़ा भी हो जाएगा।
ये पिक आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से जिसको हमने फिथागोरस पढ़ा हुआ था। ठीक है, हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसमें ये था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि जिसके अंदर एक जो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एब्सोल्यूट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल भी होता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। ठीक है, तो ये एक होता है 90 डिग्री जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, और एक होता है जो 90 से कम हो और एक होता है 90 से ऊपर हो। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोस भी मैंने सेंड की हुई हैं। तो आप इसमें देखें कि अगर आप में से किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमारा हाइपोटेनस कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है, बेस कहाँ पे होता है, तो ये पिक आप बनाएं। इसमें देखें आपको यहाँ पर ये हाइपोटेनस भी नज़र आ रहा है, ये आपका बेस भी है और ये आपका परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इसको हम वतर कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, और ये हमारा कायदा होता है और ये हमारा अमूद होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो बेसिकली आपने पढ़ी होंगी। अब आ जाते हैं जी हम मसला फिथागोरस की तरफ, यानी पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो वो आपका क्या होता है, वो नीचे लिखा हुआ है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अब देखें जी, पहले जो वैल्यू दी गई थी वो 3 है, इसका हम स्केल ले लेते हैं प्लस जो हमारे पास है, बेस हमें 5 दिया हुआ था, सॉरी 4 दिया हुआ था, हम उसका स्केल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 16। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आएगा। चूँकि हमने बेस निकालना है, बेस का है स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का हम अंडर स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका भी अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो ये 25 नहीं है, आपका 5 आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ आ गई आपको ये किस तरह मैंने किया। इसको आपने इसके नोट्स बनाने हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट में कहते हैं जी कि हमने तो कोविड में किया हुआ है मैट्रिक, तो हमें तो इस चीज़ का नहीं आइडिया। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक तरीके से ही समझाई जाए। ठीक है जी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन था जिसमें आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। लेट ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स। 3 किस्म के हमारे पास कॉलम हैं जिसको हमने ए बी और सी कहा हुआ है। तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि अगर हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी हो तो वो क्या बन जाता है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो अब ये जो हमारी डिग्री होती है या जो हमारी प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी कि इन अ स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होती है वो भी मैं आपको पिक दिखाता हूँ, और आपने इसकी तस्वीर बना के अपने पास सेव भी रखनी है और इसको समझना भी है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम उसकी तस्वीर की तरफ चलते हैं। इन अ स्केलन ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। एक हमारे पास स्केलन ट्राइंगल है, तो उसका जो अपोजिट जो एंगल है वो लार्जेस्ट है, यानी जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलें जी, हम इसके लिए भी आपको मैं पिक्चर पे लेके जाऊंगा और पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे एंगल्स होते हैं उनकी डिग्रीज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कितने कितने एंगल पे कौन सी डिग्री होती है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास एंगल की कुछ डिग्रीज हैं, वो पहले तो हम उनको देख लेते हैं जी। पहले जो आपके एंगल्स हैं, फिर हम स्केलन ट्राइंगल की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो ये याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होता है, ये जो बिल्कुल सीधा एंगल होगा, जो आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है, हम पहले की बात कर रहे हैं। ये वाली जो शेप है इसमें जो बिल्कुल सीधी है, ये वाला जो एंगल होता है बिल्कुल सीधा जो होता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसका आपको पता है। ओके, अब 90 डिग्री की बात करें तो इसकी तो आपको समझ आ गई। उसके बाद जो दूसरे जो एंगल्स हैं, हमने उनको देखना है कि दूसरे एंगल कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब दूसरे जो एंगल क्या होते हैं, देखें यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें भी यहाँ पर आपको क्लियर भी हो जाएंगी। देखें सबसे पहले जो लिखा हुआ कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि अगर उसके अंदर जो एंगल्स हैं वो छोटे हों 90 डिग्री से, ठीक है, वो एक्यूट एंगल होता है। और अगर वो 90 डिग्री से बड़े हो जाएँ तो वो हमारा एब्सोल्यूट एंगल होता है। ये भी समझ आ गई आपको। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं मुख्तलिफ एंगल्स की तरफ। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 90 डिग्री का एक एंगल। ये वाला जो एंगल होता है जो इस 90 के हाफ पे होता है, इसको हम कहते हैं 45 डिग्री। ठीक है, जब ये 45 डिग्री पे आ जाएगा तो एब्सोल्युटली यहाँ पर जो है ना ये भी 45 डिग्री ही होगा। अब क्यों होगा, उसकी रीज़न ये होती है कि एक जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसमें 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो अब 90 और 90 को कैलकुलेट करें तो आपके पास 180 डिग्री बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। अब उसके बाद हम जी बात चूँकि कर रहे थे हम कि जो हमारे पास स्केलन जो ट्राइंगल होती है, तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि ये देखें, ये स्केलन ट्राइंगल है और इसके अंदर क्या चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसके अंदर ये बताया हुआ है आपको कि जो स्केलन ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट लेंथ।
जितनी भी हमारे लेंस होते हैं, सॉरी जितनी भी लेंथ होती है, जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? ये स्केलन का पता चल गया क्या, और इसकी वैसे आपको एक अलग से फाइल भी बना के दी हो। अब इक्विलेटरल क्या होती है? इक्विलेटरल का मतलब यही है कि जो मतवाजी होती है, मतवाजुल अज़लाዕ जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सारी जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं होते। ये भी क्लियर हो गया। अब जो आइसोसेलेस जिसको हम कहते हैं, आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है कि जो इनके आमने सामने वाले होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये एंगल्स, और इनके जो जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। ये भी समझ आ गई। तो ये थी आपकी जो बेसिकली एक स्केलन के बारे में और मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। अब क्वेश्चन में ये था कि ये हमारे पास एक स्केलन है, एक स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल का आपको पता चल गया कि जो तीनों हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, इसका अलहदा से मेजरमेंट होगी, इसकी अलहदा होगी और इसकी अलहदा होगी, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ना इनकी लेंथ एक जैसी होगी, ना इनके एंगल्स एक जैसे होंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है, हमने ये बताना है कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ये हमारे पास ये वाला जो साइड है, हम यहाँ से अगर हम बात करें, इसके जो सामने वाला जो, अगर हम छोटी छोटी लेंथ की बात करें, छोटे एंगल की बात करें, इसके जो सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो हमारा 60 से ऊपर होगा, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल होती है उसके 180 डिग्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कहें ये 45 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 से प्लस होगा, तो ही जाके हमारे ये 180 डिग्री पूरे होंगे, ठीक है जी। ये थी इसकी स्केलन ट्राइंगल के बारे में। उसके बाद जो आपका जो एमसीक्यूज़ था, ये था साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी सेंड की हुई हैं, मैंने लिख के भी सेंड किया था, इसका ऑलरेडी आपका टेस्ट भी हो चुका है, इसका मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब जो एचसीएफ है, और जो आपका एचसीएफ है, ये क्या होता है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना के सेंड की हुई है। मैंने आपको बाकायदा रजिस्टर पे बना के सारा मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आपने खुद करना है, मैंने आपको नहीं बताना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बार बार आप लोगों को ये चीज़ें सेंड की हैं, लिहाजा आपने इसको खुद ही करना है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन की तरफ कि अ ट्राइएंगल हैविंग टू साइड कंजन, सॉरी ये लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ जी, ये कॉन्ग्रुएंट है जी, इसका मतलब होता है सेम, कि जिसकी आपस वाली जो साइडें हैं वो अगर बराबर हों, सेम हों, टू साइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ये हमारी आइसोसेलेस होती है, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स के अंदर भी सेंड किया हुआ था। उसके बाद है द नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट ट्राइएंगल्स। अब देखें, ये जो हम ट्राइएंगल्स पढ़ते हैं, ये हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, तो इनका यूज़ कहाँ पर है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो ये आपका वुड वर्किंग में भी होते हैं, ग्राफिक्स आर्ट में भी होते हैं, मेटल ट्रेड के अंदर भी होते हैं। ये हर जगह पर इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने जो भी पैमाइश लेनी होती है वो हम इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ही करते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो क्वेश्चन है जी, टू पैरेलल लाइन इन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। दो हमारी पैरेलल लाइन है, हमने ये बताना है कि ये जो दो पैरेलल लाइन हैं ये किन जगहों पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। देखें, ये हमारे इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। देखें, ये एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ये इसके ऊपर से आ रही है, और इसने यहाँ से इसको क्रॉस किया, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। सादा लफ्ज़ों में तकाते, जो आपने मुनकते करना, तकाते करना, काटना, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा उर्दू में, इसको इंग्लिश में कहते हैं जी इंटरसेक्ट। दो लाइनें आई, दो, एक लाइन, मतलब देखें क्वेश्चन को भी समझना है आपने। एक लाइन जो थी वो ऊपर से आ रही है और एक बिल्कुल सीधी है। तो क्या हुआ कि दोनों ने एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये तो मैंने इंटरसेक्ट का बताया ना आपको। स्टेटमेंट ये है कि दो पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन। तो मुझे आप ये बताएं, ये किसी भी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? ये नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो सीधी जा रही हैं, ये तो किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी जगह पर किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको जो नोट्स मैंने सेंड किए हुए थे उनके अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है जी, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट। हाँ, अब ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की हुई है। आपने ये बताना है कि जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखें, एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ये आ रही है। अब आप ये बताएं कि ये कहाँ से आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इधर एक लाइन है, दूसरी लाइन ये आ रही, तो ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, ये पॉइंट आपने बताने हैं, ये ग्राफ के हवाले से है सारा। मैंने इसके ऊपर भी आपको वीडियोस भी बनाई हुई हैं, मैंने सेंड भी की हुई हैं, और मैंने सारा आपको बताया हुआ है कि आपने इसमें सिंपल ये बताना है कि क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन था जी, इसको भी आप देख लें
इस पे यकीनन आप लोगों को मुश्किल होगी। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। आप देखें कि वाई की वैल्यू आपको दे दी गई है और एक्स की वैल्यू ये है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2। हम क्या करेंगे, वाई इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। अब देखें कि ये एक्स की वैल्यू चूँकि 2 थी, वो हमने एक्स की जगह पे लगा दी, तो आपके पास आंसर जो है ये 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये तो आपने की हुई हैं और मैंने आपको बताया भी हुआ, इसके ऊपर मैं नहीं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा।